हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्वागत है सभी बच्चों का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अनअकैडमी के साथ क्या क्या मिलेगा, जैसे कि डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी। अनअकैडमी हमारे अनअकैडमी पर और एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के अपनी पढ़ाई को आप बेहतर कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे यानी अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है इस गूगल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे मिल जाएगा डाउनलोड करके, और ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा, आप अपनी पढ़ाई को यहाँ से बेहतर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें से जैसे कि मेरा नाम देवी सिंह है, इंडियन इकोनॉमी पीडी और मेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल और पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। ये अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, ये टेलीग्राम लिंक है अनअकैडमी का। SPTSC10 यूज़ करके या देवी YT यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे करीब 16,000 से ऊपर रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्सेस पड़े हुए हैं। सभी में 15-15 या 20-20 अपकमिंग क्लासेस हैं, तो आप इनमें से ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास कुछ प्लान है प्लस का, 1 माह से लगा करके 36 माह तक का प्लान है। देवी वाईटी यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त करना है। इसमें लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोच, ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ हमारे पास आइकॉनिक के अंतर्गत 12 माह से 36 माह तक का प्लान है। देवी वाईटी कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। इसमें से पर्सनल कोच और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ प्राप्त होंगी। लाइव टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, ये और ये हमारा एक्चुअल में जो ये समिट था ये हो चुका है जो है। इसके साथ साथ आप देखना है कि कुछ आज से बैचेस हमारे स्टार्ट हैं, इन बैचेस को ज्वाइन करके आप 10% जो कि मेरा कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इसमें से आप इसे सबसे बेहतरीन है, इसे ज्वाइन कर सकते हो, आइकॉनिक। तो चलो शुरू करते हैं। आज हमें ना फिजिकल कंसोलिडेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फिजिकल कंसोलिडेशन। फिजिकल कंसोलिडेशन। फिजिकल कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन। फिजिकल कंसोलिडेशन। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण। जरा ध्यान से सुनिएगा। जब एक देश की सरकार अपने राजकोषीय व्यवस्था में सुधार का प्रयास करती है, जब कोई भी देश की सरकार अपने राजकोषीय व्यवस्था में सुधार का प्रयास करती है, इसी प्रक्रिया को राजकोषीय सुदृढ़ीकरण कहा जाता है। ऐसे आप जब कोई भी देश की सरकार इसमें सुधार करने की कोशिश करती है। जब कोई भी देश हो, यहाँ की कोई भी सरकार, कोई भी देश की सरकार अपने राजकोषीय स्वास्थ्य पे सुधार करने की कोशिश करती है, यानी किस पे? राजकोषीय स्वास्थ्य पे। राजकोषीय स्वास्थ्य पे, स्वास्थ्य पे सुधार करने की, राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करती है। करने का क्या करती है? प्रयास करती है। प्रयास करती है। इसी को राजकोषीय सुदृढ़ीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसमें? राजकोषीय स्वास्थ्य पे सुधार करने की कोशिश करती है। राजकोषीय स्वास्थ्य कब सुधार होगा, ये कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा? हम पूरे चैप्टर जब फिजिकल सिस्टम पढ़ रहे थे, राजकोषीय व्यवस्था पढ़ रहे थे, तो राजकोषीय व्यवस्था के अंतर्गत मैंने प्राप्तियां और जितने भी व्यय हैं डिटेल से बताया था। तो अब आपको देखना है कि ये जो प्रक्रिया है राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो सरकार है राजकोषीय स्वास्थ्य कैसे सुधार करेगी, फिजिकल हेल्थ को कैसे सुधार करा जाएगा। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार अपने आय को बढ़ाने का प्रयास करेगी। सरकार की जो प्राप्तियां हैं, सरकार अपने आय को, यानी जो सरकार है क्या करेगी? सरकार अपने आय अर्थात प्राप्तियों को बढ़ाने का क्या करेगी? प्राप्तियों को बढ़ाने का प्रयास करेगी।
और साथ ही साथ व्यय को मैनेज करने का, जो व्यय है इसको प्रबंधित करने का कोशिश किया जाएगा, प्रबंधित करने का प्रयास किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। मतलब समझा कि देखो, राजकोषीय स्वास्थ्य को अगर सही करना है सरकार को, तो सरकार को अपने आय को यानी प्राप्तियों को यानी रिसीट्स को बढ़ाना होगा, और व्यय को कम नहीं, व्यय को मैनेज करना होगा। क्या करना होगा? प्रबंधित करना होगा, यानी मैनेज करना होगा। ठीक है, यही सारी चीजें इस प्रक्रिया के अंतर्गत राजकोषीय स्वास्थ्य क्या होगा? बेहतर होगा। तो राजकोषीय स्वास्थ्य में यदि राजस्व घाटा ज्यादा होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर जो राजकोषीय स्वास्थ्य है, जो हमारा राजकोषीय स्वास्थ्य है, अगर इसमें से अगर राजस्व घाटा ज्यादा होगा, राजस्व बताया था कि राजस्व घाटा क्या होता है, बता देता हूं। राजस्व घाटा अगर मान लो ज्यादा होता है, ये पहले तो राजस्व घाटा जो आज हो सकता है कुछ नए बच्चे हों, देखो राजस्व प्राप्तियों में से अगर राजस्व व्यय ज्यादा है, तो जो डिफरेंट है, जो व्यय ज्यादा है, जो डिफरेंट है, वही अंतर राजस्व घाटा कहलाता है, वही अंतर राजस्व घाटा कहलाता है। मतलब कि जैसे प्राप्ति मान लो 100 है और जो राजस्व खर्चा है वो 125 का है, तो जो 25 रुपए का डिफरेंट है यही राजस्व घाटा कहलाएगा। तो अगर राजकोषीय स्वास्थ्य पे अगर फिजिकल हेल्थ पे राजकोषीय घाटा ज्यादा हो, तब इससे यह पता चलता है कि सरकार का जो व्यय है वह उपभोग के उद्देश्य से ज्यादा है, सरकार का जो व्यय है वह उपभोग के उद्देश्य से ज्यादा है। कैसे? मैंने आपको बताया था कि देखो, जो राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, जो राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, जो राजस्व व्यय है, इन दोनों का अंतर ही राजस्व घाटा है। अगर कहा जाए जो राजस्व प्राप्तियां, मैंने बताया था कि राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी सुन लो, सरकार की वो रिसीट्स जो गैर यानी करों के माध्यम से या गैर करों के माध्यम से, करों के माध्यम से या गैर करों के माध्यम से जो भी किसी भी प्रकार की देयता को जन्म नहीं दिया जाता है, वैसी प्राप्तियों को राजस्व प्राप्ति कहा जाता है। इससे सरकार की किसी प्रकार की देयता की और ना ही इससे सरकार की किसी प्रकार की परिसंपत्ति को कम किया जाता है। वैसी सारी परिसंपत्तियां राजस्व प्राप्ति, वैसी सारी जो चीजें हैं वो परिसंपत्तियां हैं, वो राजस्व प्राप्ति कहलाती हैं। और राजस्व व्यय क्या है? राजस्व व्यय वैसा सरकार का वैसा खर्चा जो उपभोग के माध्यम से प्रयोग किया जाता है, इससे किसी परिसंपत्ति का, किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। तो जब सरकार की किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होगा, तो जो राजस्व व्यय होगा वो उपभोग के माध्यम से क्या होगा? ये उपभोग के माध्यम से खर्च किया जाएगा। तो मान लो अगर सरकार का उपभोग कंजम्पशन ज्यादा है और राजस्व प्राप्तियां उपभोग को पूरा करने में असमर्थ है, राजस्व प्राप्तियां पर्याप्त नहीं है इस उपभोग को पूरा करने में, तो उपभोग के उद्देश्य से जो ऋण लिया जाएगा, ये ऋण क्या कहलाएगा? यही राजस्व घाटा कहलाएगा। उपभोग के उद्देश्य से जो ऋण लिया जाएगा यह राजस्व घाटा होगा, घाटा होगा। और यह देश में, ध्यान से सुनना है आपको, यदि राजस्व घाटा मान लो कि शून्य हो, ध्यान से सुनना, ये जो आप अगर राजस्व प्राप्तियां कम होती हैं उपभोग के उद्देश्य से अगर सरकार पैसा लेती है, तो वही पैसा राजस्व घाटा होगा, राजस्व घाटे में काउंट होगा। लेकिन अगर मान लो कि राजस्व घाटा शून्य हो या फिर ना हो, तो अगर राजस्व घाटा शून्य हो ना हो, तो देश मात्र राजकोषीय घाटे से क्या होगा? ग्रसित होगा। राजकोषीय घाटा अब पता चलना चाहिए आपको क्या है, कि राजकोषीय घाटा में दोनों प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां शामिल होती हैं, और इन्हीं दोनों में जो व्यय होते हैं, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय को टोटल करके प्राप्तियों में घटा दिया जाता है।
तो जो अंतर आता है, अगर मान लो कि प्राप्तियां कम रह जाएं और जो व्यय है वो ज्यादा हो जाए, वैसे घाटे को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। तो अगर मान लो कि जो राजस्व घाटा है वो ना हो और देश जो है वो राजकोषीय घाटे से ग्रसित हो, राजकोषीय घाटे से ग्रसित हो, तो आप देखोगे कि तब इससे जो स्पष्ट यह होगा कि जो ऋण लिया जा रहा है, इससे क्या आइडिया लगेगा कि जो ऋण लिया जा रहा है उसका उपभोग नहीं बल्कि उसकी परिसंपत्ति क्या है, उसकी परिसंपत्ति या फिर पूंजी खरीदी जा रही है, पूंजी का निर्माण हो रहा है। इससे राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का जो स्वर्णिम नियम है, जो कि मैंने पहले बताया था, ये कहता है कि राजस्व घाटे को कैसे भी करके आपको शून्य लेके आना है और ऋण की प्राप्ति अगर होती है, अगर आप ऋण की प्राप्ति करते हो तो मात्र और मात्र पूंजी निर्माण के उद्देश्य से होनी चाहिए, वो किसी भी उपभोग के उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी उपभोग के उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए। तो मान लो यदि सरकार के घाटे सामान्य से ज्यादा हो जाए, अगर जो सरकार है इसके घाटे सामान्य से ज्यादा हो, तो देश की संप्रभु यानी साख जो है, संप्रभु साख प्रभावित होगी। मान लो कि सरकार ज्यादा घाटे में है, जो सरकार है वो क्या है, ज्यादा घाटे में है, ज्यादा घाटे में है। तो ऑब्वियस है कि मान लो आपके ऊपर ज्यादा ऋण है, घाटे में कब होगी, जब सरकार के ऊपर ज्यादा ऋण होगा। और ऋण होगा तो आपकी जो साख है, क्रेडिट है, वो क्या हो जाएगी, वो प्रभावित होगी या साख आपकी कम होगी। तो अब देखोगे कि जो ऋण और ब्याज का भार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसी तरह अगर सरकार पे घाटे ज्यादा हैं तो सरकार की जो क्रेडिट है, ये साख क्या होगी, सरकार की भी साख प्रभावित होगी, सरकार की भी साख क्या होगी, प्रभावित होगी। जिससे कारण आप देखोगे कि किसी भी देश में अगर ऐसा होता है तो ब्याज का भार बढ़ेगा, और जब ब्याज का भार बढ़ेगा तो इसमें से देश में जो विदेशी निवेश भी क्या होगा, प्रभावित होगा, क्योंकि हमारी क्रेडिट सही नहीं है, हम एक दुष्चक्र में फंस चुके हैं। तो जो विदेशी निवेश है वो क्या होगा, वो कम आएगा, विदेशी निवेश प्रभावित होगा। ठीक है, विदेशी निवेश प्रभावित होगा, जिसके कारण विकास के उद्देश्य से सरकार व्यय करने में भी सक्षम नहीं होगी, सरकार व्यय भी नहीं कर पाएगी। सरकार इसके उद्देश्य से, जो सरकार है, सरकार वो व्यय नहीं कर पाएगी, सरकार पैसा खर्च नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि पैसा आ ही नहीं रहा, निवेश हो ही नहीं रहा, तो ये भी संभव है कि सरकार व्यय ना कर पाए, सरकार का जो व्यय है वो कम रह जाए। तो आप देखोगे कि इसके उद्देश्य से सरकार को लगातार अपने जो राजस्व घाटा है उसको कम करना है। और जो एन.के. सिंह साहब ने कहा था राजकोषीय घाटे को, एन.के. सिंह साहब ने ये कहा था, जो एन.के. सिंह साहब के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था, इनने कहा था कि 2023 तक, कब, 2023 तक राजकोषीय घाटे को इनको कितना लेके आना है, 2.5% तक लेके आना है। इनने ये सुझाव दिया था, 2.5% तक लेके आना है। ये सारी चीजें आपने देखा जो इस सब हेडिंग के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। अब देखो, भारत में कई मूलभूत कारणों से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के जो व्यय हैं वो उच्च रहते हैं। कई फैक्टर हैं, कई कारण हैं। कैसे? जैसे प्राप्तियां सामान्यतः कम रह जाएं, जो रिसीट्स हैं वो ना हो पाए या फिर कम रह जाएं, तो इसके चलते जो वर्तमान में केंद्र और राज्य का धीरे धीरे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए दूसरे से ऋण लिया जाएगा। अब अपने खर्चों को पूरा करने के लिए दूसरे से ऋण लिया जाएगा, तो यहां देखोगे कि सरकारों पर क्या है, ऋण लगातार सरकार के ऊपर ऋण का भार लगातार क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। जो वर्तमान में कंडीशन 70% जीडीपी का कितना है, ऋण जीडीपी का 70% है। इसको घटा करके 10% घटा के 60% लाने का क्या किया गया है, 60% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।
लेकिन आजादी के उपरांत निजी निवेशकों की अनुपस्थिति के कारण सरकार को एक निवेशक की भूमिका में भी आना पड़ा। जब आप देखोगे कि हम आजाद होते हैं तो सरकार यहाँ कहीं ना कहीं सारी भूमिकाएं अदा कर रही थी, क्योंकि यहाँ जो विदेशी निवेश है वो पूरी तरीके से मनाही थी, बैन था। विदेशी निवेश भारत में संभव नहीं था। जब विदेशी निवेश भारत में संभव नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि सरकार को सारी भूमिकाएं अर्थात निवेशक की भूमिका निभानी पड़ेगी। इससे जो औद्योगिकरण के निवेश से जो पूंजी निवेश करना पड़ा सरकार को, इस औद्योगिकरण का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं रह गया। तो इस वजह से जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत ज्यादा इमर्ज नहीं हो पाया, क्योंकि इसका यह भी उद्देश्य था कि जो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा जो डिस्पैरिटी है, असमानता है, वो खत्म किया जा सके। इसके चलते बुनियादी निर्माण में भी सरकार की भूमिका बढ़ गई, क्योंकि जो सोशल सर्विस और इस तरह की सारी चीजें थी, एडमिनिस्ट्रेशन तो था ही, तो सरकार की भूमिका बढ़ गई और इससे देश में आर्थिक असमानता और वंचन के कारण सरकार का धीरे धीरे राजस्व और बढ़ता रहा, उच्च होता रहा। क्योंकि हमारे यहाँ दूसरी भी एडवर्स कंडीशन थी। दूसरी एडवर्स कंडीशन क्या थी कि आप देखोगे कि भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। और जो राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय कब बढ़ेगा कि जब हम उपभोग के उद्देश्य से चीजों को बाहर से खरीदेंगे या हम क्या करेंगे, बाहर से ऋण लेंगे, उपभोग कर लेंगे और फिर बाद में उसको नहीं हम क्या कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। तो ऑब्वियस है कि सरकार का राजस्व घाटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सरकार का राजस्व घाटा बढ़ जाएगा। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये सारी चीजें रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने बताया कि इनिशियल फेज में होता क्या है। आगे सरकार का जो राजस्व घाटा है क्यों बढ़ जाता है, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तो जी हाँ, मैंने बताया ना कि जैसे कि स्टार्टिंग में आप देखोगे आजाद होने के बाद यहाँ विदेशी निवेश संभव नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हम 250 सालों के एक उस चेन में जकड़े हुए थे। 250 सालों तक तो उससे फ्री हुए थे, उससे छुटकारा मिला था। तो हम वो गलती दोबारा से नहीं कर सकते थे। और जब वो गलती दोबारा से नहीं कर सकते थे तो निजी निवेश अर्थात विदेशी निवेश धीरे धीरे क्या कि था ही नहीं, शून्य था। इसके चलते सरकार को मल्टी डायमेंशंस मतलब रोल क्या करना पड़ा, अदा करना पड़ा। सरकार ही वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से पैसा खर्च कर रही थी, सरकार ही इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप कर रही थी, सरकार ही एग्रीकल्चर को डेवलप कर रही थी और सरकार ही सर्विस सेक्टर के लिए कार्य कर रही थी। तो अब फोकस कई हो गए, तो इससे धीरे धीरे हमारा उपभोग भी क्या होता गया, कंजम्पशन बढ़ता गया। क्योंकि हमें सिर्फ आजादी के बाद गरीबी और बदहाली मिली थी, और आजादी के बाद अगर हमें गरीबी और बदहाली मिली थी तो सिर्फ और सिर्फ उसका कारण क्या था कि कहीं ना कहीं जो निजी निवेश है और जो विदेशी निवेश है वो बहुत काफी कम था। तो इसके चलते सरकार को कल्याणकारी योजनाओं में और सामाजिक बुनियादी जो योजनाओं में और जो समाज का जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग हैं, इनके लिए समाज को सरकार को कुछ ना कुछ क्या करना था। तो आप जैसे परिधान की व्यवस्था, और सरकार के परिधान की व्यवस्था, वेलफेयर स्कीम्स और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इसका हो जाती हैं। और जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा है और जो रिसीट्स है वो कम है, तो स्वतः जो रेवेन्यू डिफिसिट है, राजस्व घाटा है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको पता होगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे ये अभी आया है, इकोनॉमिक सर्वे को देखो, इसमें से 2 वॉल्यूम होते हैं और 500-600 पेज के पूरा दस्तावेज होता है, थोड़ी से टाइम लगता है। तो इसमें कम से कम 2 या 3 क्लासेस लूंगा, तो परेशान नहीं होना है। उस समय भी मैं इसको अपडेट करते हुए बढ़ूंगा आगे कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या उद्देश्य रखे गए हैं और क्या क्या सारी चीजें कही गई हैं। तो जैसे कि आप देखोगे इसमें ये सारी चीजें काफी कुछ बोला गया है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ध्यान देते हुए, ठीक है।
इसके साथ साथ जो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से कहा गया है कि गैर अनिवार्य व्यय को कम करना है। जो गैर अनिवार्य व्यय है इसको क्या करना है, कम करना है, और आय को धीरे धीरे क्या करना है, बढ़ाना है। आय को बढ़ाना अनिवार्य है। गैर अनिवार्य व्यय को कई तरीकों से पॉसिबल है कि कम किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो बहुत सारे तरीके हैं गैर अनिवार्य व्यय को जो कम करने के लिए। जैसे कि सरकार क्या कि उस पर इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि गैर अनिवार्य गैर खर्चों को कैसे कम किया जाए। तो इसमें से आप देखोगे कि जैसे गैर कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जिनका सामाजिक आर्थिक लाभ कम हो गया है या ना के बराबर रह गया है, उनको खत्म कर दिया जाना चाहिए। उनको खत्म कर दिया जाना चाहिए। जो वेलफेयर स्कीम्स हैं इनको अगर जिनका कोई सामाजिक आर्थिक लाभ नहीं है तो इनको खत्म कर देना चाहिए। दूसरा क्या कहा गया है कि मंत्रालय हैं जो ना, ये मिनिस्टर्स हैं, मंत्रालय हैं, मिनिस्टीरियल ऑफिसेस हैं, तो ये इनका आकार, इनका साइज कम कर दो और धीरे धीरे जो ये मंत्री संतरी हैं इनको भी क्या कर दो, यानी मंत्रालयों का आकार छोटा कर दो। मंत्रालयों का जो आकार है, मंत्रालयों का आकार छोटा कर दो। ये थोड़ा सा भारत में इसको कर पाना मुश्किल है, क्योंकि भारत में इसको कर पाना, ये तो देखो आपको पता है कि पहले तो अब तो थोड़ा सा लिमिटेशंस हो गया है कि कितने मिनिस्टर्स बनाए जा सकते हैं। एक टाइम था कि 545 मेंबर और उधर 250, 545 और उधर 250, ये सब सोचते थे 700 लोग कि हम मंत्री बन जाएं, हम ही मंत्री बन जाएं। और उस समय अभी भी ये जो कोलिजन का गवर्नमेंट हुआ करता था, तो कोलिजन का गवर्नमेंट के चलते जो इधर उधर पार्टियां सहयोग देती थी, समर्थन देती थी, तो खींचतान हमेशा लगाई रहती थी कि हमें रेलवे चाहिए और नहीं हम तांडव कर देंगे। ठीक है, तो तांडव आप मूवी देखिएगा, वेब सीरीज, उसमें यही सारा सब कुछ दिखाया जाता है कि अगर मंत्रालय है अगर सभी को नहीं मिलता, कोई बोलता है कि हमें ये एचआरडी मिनिस्ट्री चाहिए, कोई कहता है हमें रेलवे मिनिस्ट्री चाहिए, कोई कहता है हमें सोशल वेलफेयर ये चाहिए, मतलब कोई कहता है कि होम मिनिस्ट्री चाहिए, कोई डिफेंस चाहिए। तो इसमें कितनी मतलब एक पूरा तांडव होता है, और तांडव जो वेब सीरीज है वो इसी पे बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। तो आप सभी बच्चों को तांडव वेब सीरीज जरूर देखना है। इससे आपको दो आइडिया लगेगा। दो आइडिया क्या लगेगा, एक तो आइडिया आपको ये लगेगा कि राजनीति में ये सारी चीजें, राजनीति होती क्या है, ठीक है, राजनीति होती क्या है। और दूसरा आपको आइडिया इससे एक ये लग जाएगा कि कैसी कोलिजन की गवर्नमेंट होती है। अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आ पाए तो फिर कितने मतलब ये समझ लो पापड़ सेकने होते हैं, और राजनीति में लोग कहां तक गिर जाते हैं, कहां तक गिर जाते हैं। खैर, फिर हम अपने वही लेक्चर पे आते हैं। तो देखो इसमें से ये कहा गया है, उस लेक्चर में दोबारा से हम आते हैं। देखो जो आएगा, इसमें से ये कहा गया है कि जो 2017-18 के जो 16-17 के जो इकोनॉमिक सर्वे है, मैं यहाँ से सभी सर्वे क्यों पढ़ाऊंगा, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, क्योंकि इनमें बहुत सारे शब्द यूज किए गए हैं और उन शब्द से इंडियन इकोनॉमी में कहीं ना कहीं पीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लेटेस्ट वाला तो पढ़ाऊंगा ही, ऑब्वियस, ये तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन ये भी पढ़ाऊंगा। तो आर्थिक सर्वे 17 और 2016-17 के आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, देश में कुल जो टोटल मतदाता हैं, तो ये ऐसे आप लिख लो, ये इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में कहा गया कि देश में जितने भी मतदाता हैं इनमें से मात्र और मात्र 7% ही आयकर अदा करते हैं, आयकर अदा करते हैं, मात्र 7% आयकर अदा करते हैं, जो कि 20% से ऊपर होना चाहिए, 20% से ऊपर होना चाहिए। और वहीं कर से होने वाली जो प्राप्तियों में कम से कम इनका जो प्रमुख कारण क्या हो जाता है, चोरी हो जाता है। और सरकार का इस पे से देखोगे, इस चोरी के चलते बहुत सारी चीजें, जो सरकार की जो प्राप्तियां हैं, वाकई में रिसीट्स हैं, वो कम रह जाती हैं। और सरकार का जो कर खर्च है वो भी बहुत ज्यादा है, सरकार का जो कर खर्च है वो भी बहुत ज्यादा है।
कर से दी जाने वाली राहत को कर खर्च कहा जाता है। जो कर से राहत दी जाती है किसी को भी तो उसको कर खर्च कहा जाता है। तो कहा जाता है कि सरकार को कर खर्च को भी क्या करना चाहिए, इसको रिमूव करना चाहिए। मतलब कि कर खर्च, जो कर से जो राहत दी जाती है इसको कर खर्च कहा जाता है। अर्थात वह कर जिसका परित्याग सरकार कर दे उसे कर खर्च। मान लो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ए नाम का व्यक्ति का सरकार कर छोड़ दे, सरकार कर छोड़ दे, तो ये क्या कहा जाएगा, इसको कर खर्च कहा जाएगा, कर खर्च कहा जाएगा। तो सरकार को कर खर्च कम करना चाहिए, सरकार कर खर्च भी खूब करती रही है। इसके साथ साथ अगर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से अगर हमें इसको राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और राजकोषीय हेल्थ को क्या करना है, ठीक करना है, तो हमें जो गैर अनिवार्य खर्चे हैं, जो गैर अनिवार्य व्यय हैं, इनको हमें खत्म करना होगा और आय के संसाधन ढूंढने होंगे, आय के संसाधन ढूंढने होंगे। साथ ही साथ गैर अनिवार्य व्यय को कुछ आधारों पे खत्म किया जा सकता है कि गैर जो अनिवार्य व्यय हैं इनको कैसे खत्म किया जाए या कम किया जाए। तो जरा देखो, गैर अनिवार्य व्यय, अनिवार्य व्यय को कैसे खत्म किया जाए, ये पीटी में भी पूछ सकता है, कैसे कम किया जाए, ऐसे कम किया जाए। और मेंस में तो ये काम आएगा ही। जो गैर अनिवार्य खर्चे हैं, जैसे कि गैर अनिवार्य, मैं बताता हूँ गैर अनिवार्य खर्चे कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉर नंबर 1 कि गैर कल्याणकारी योजनाएं हैं, वैसी योजना जिनका कोई अब महत्व नहीं रह गया है, सामाजिक आर्थिक महत्व लाभ नहीं है, ऐसी योजना, ऐसी योजना जिनका सामाजिक आर्थिक महत्व ना हो, सामाजिक आर्थिक महत्व ना हो, जिनका सामाजिक आर्थिक महत्व ना हो, उन्हें खत्म कर दिया जाता है, उन्हें खत्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो ये गैर अनिवार्य खर्चे क्या हो जाएंगे, स्वतः कम हो जाएंगे। साथ ही साथ मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपको बताया कि इसमें से जो मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, इनके साइज को कम कर दो। तो मंत्रालयों के आकार को, इसके आकार को क्या करो भाई, कम करो। इतने मंत्री बनाने की जरूरत नहीं है जो इनमें इतना खर्चा आ रहा है। साथ में अधिकारी तंत्र का आकार भी कम करना है, यानी यूपीएससी में जो आप तैयारी कर रहे हो तो उसकी भी सीटें कम करने की बात हो रही है, ठीक है। तो अधिकारी तंत्र, जो अधिकारी तंत्र है, ठीक है, अधिकारी तंत्र का आकार छोटा करना है और आपको पता नहीं है छोटा करना है, इसीलिए 2016 से करीब लगातार वैकेंसीज में, लगातार यूपीएससी की रिक्तियों में जो वैकेंसीज होती हैं, रिक्तियां होती हैं, इन रिक्तियों में कमी देखी गई, इन रिक्तियों में कमी देखी गई। आपको क्या लगता है? तो ये जो पॉलिटिशियंस है ना, तो ये मंत्रालयों को कम नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो यानी जो यूपीएससी या फिर कोई भी ये अधिकारी तंत्र को कम करने के लिए इन्हें लगता है कि जो राजस्व घाटा है वो अधिकारी तंत्र के साइज के बढ़ने से क्या है, वो साइज के बढ़ने से इनका राजस्व घाटा बढ़ रहा है। तो यहाँ ना, जैसे आपको पता है कि ये लोग अपना जब वेतन भत्ता बढ़ाना होता है तो पक्ष विपक्ष सब दुनिया भर साथ हो जाते हैं। जब इन्हें खुद का वेतन भत्ता बढ़ाना होता है तो पक्ष विपक्ष दुनिया भर साथ हो जाते हैं, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं। बाकी का तो आप देख ही रहे हैं कि अगर कोई एक हराई चलेगा तो दूसरा दूसरी हराई चलेगा। मतलब क्या है कि अगर कोई इधर खींचेगा तो कोई इधर खींचेगा। एक उदाहरण से समझो, देखो जो जीएसटी है, जीएसटी एक्चुअल में, ये जो जीएसटी को जन्म किसने दिया, कांग्रेस ने दिया। जीएसटी को जन्म किसने दिया, कांग्रेस ने दिया, ठीक है। लेकिन बुराई कौन कर रहा है, अब जीएसटी की कांग्रेस बुराई कर रही है। मोदी गवर्नमेंट ने ना, एनडीए ने ही तो जीएसटी को लागू किया ना, तो अब बुराई कर रही है। हमारे यहाँ भारत में विपक्ष का मतलब बुराई होता है, विपक्ष का मतलब आपकी नीतियों की बुराई करना। मैं सभी की बात कर रहा हूं,
मैं सभी की बात कर रहा हूं, मुझे किसी पार्टी से नहीं जोड़िएगा, मेरा हाथ जोड़कर आपसे यही निवेदन है, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चाहे विपक्ष में एनडीए रही हो, तो एनडीए को आपको पता है कि आज जो सिलेंडर है वो करीब 900 800 850 का है, 800 का। जब सिलेंडर 500 रुपया का होता था तो स्मृति ईरानी जी जाके सिलेंडर लेके और लोकसभा में तांडव करती थी, लोकसभा में तांडव करती थी। आज कहाँ है स्मृति ईरानी जी? तो यहाँ विपक्ष का मतलब ना, देखो जब ये सत्ता पक्ष में आते हैं तो इनकी सारी जो मांगे होती हैं ये भूल जाते हैं। जब सत्ता का जिसको मजा एक बार लग गया ना, सत्ता का मजा एक बार लग गया ना, सत्ता वो चीज है कि सत्ता को प्राप्त करने के लिए कोई कुछ भी कर रहा होता है, कोई कुछ भी कर रहा होता है। तो देखो, मैं बस एक उदाहरण से बताया कि देखो अगर जब मंत्रियों का वेतन भत्ता बढ़ाना है ना, तो देखिएगा पूरा पक्ष विपक्ष जितने भी ये सब लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, सब अगर सब के सब एक साथ वोट कर देंगे, सब के सब एक साथ वोट कर देंगे, ठीक है। लेकिन यही तो समस्या है, एक चीज आज तक हमारे देश में कभी कोई नहीं पूछता है, कभी कोई नहीं पूछता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं और ये इसमें सवाल क्वेश्चन यार होना चाहिए। जैसे कि एक मंत्री जी थे, एक मंत्री जी थे, ठीक है। मैं दोनों कई हर एक पार्टी के मंत्री जी की बात कर रहा हूं, यहां मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। तो एक मंत्री जी थे 2014 में, जब वो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो इलेक्शन कमीशन के सामने वो जो एफिडेविट देते हैं, उनकी कमाई थी पता है कितनी थी? 2.7 करोड़ रुपया, 2.7 करोड़ रुपया। ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद इस मंत्री जी ने अगला इस बार का 2019 का चुनाव लड़ा और इन मंत्री जी की कमाई पता है कितनी थी? नहीं पता ना? 140 करोड़ रुपया। मतलब अगर आप इंटरेस्ट पे भी लगाते हो, इंटरेस्ट पे भी, लॉटरी भी इतनी लंबी नहीं लगती है कि 2 करोड़ का 140 करोड़ 5 साल में हो जाए। तो हमसे भी कुछ पैसा लेके भैया, जिस भी क्षेत्र में आप लगाते हो इतना लंबा रिटर्न है, तो हमसे भी लेके कहीं थोड़ा बहुत लगा दो, तो हम गरीबों का भी काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत हमारे पास भी पैसा आ जाएगा। कोई नहीं किसी से पूछता। हमारे यहाँ जो वोटिंग होती है, कास्टिंग होती है, वो जाति के आधार पे होती है, जाति के आधार पे होती है, धर्म के आधार पे होती है। हमारे यहाँ समीकरण बनाए जाते हैं। क्या है? समीकरण बनाए जाते हैं। एम वाई समीकरण सुना होगा, एल एल वाई समीकरण सुना होगा, डी के समीकरण, दुनिया के समीकरण बनाए जाते हैं यहाँ, ठीक है ना। तो हर एक जगह यही हमारे यहाँ की राजनीति, इस वजह से हम नाम, देखो कोई दो राय नहीं है कि हम लोकतंत्र हैं, लेकिन जो हमारा लोकतंत्र है, हमारे राजतंत्र को लोकतंत्र का जामा पहना दिया गया है और लोकतंत्र एज सच यहाँ दिखता ही नहीं है, लोकतंत्र एज सच दिखता नहीं है। सिर्फ क्या है, और हमारे अभी आप तो पता है अभी एक साहब कह रहे थे कि टू मच डेमोक्रेसी, ये समस्या है, ऐसा नहीं है। क्या, अब क्या बताएं उनके बारे में, बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, हालांकि मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मतलब क्या है कि टू मच डेमोक्रेसी का ये अब हमारे यहाँ ना समस्या पता है क्या है, कि जो थोड़ा बहुत जिनके पास हो गया ना, तो अपने आप को वो सारी चीजें, उनका जो पास्ट है वो अपने पास्ट को भूल जाते हैं। और यहाँ जो सबसे ज्यादा परेशान है वो मिडिल क्लास फैमिली है। क्या है? मिडिल क्लास फैमिली है। तो खैर छोड़ो, फिर एक बार हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ये चीजें तो होती रहेंगी। तो जहाँ क्या था दूसरा सुझाव, कि मंत्रालयों के आकार को कम करना है, तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ इनने अधिकारी तंत्र के आकार को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है। अगला है निजी क्षेत्र, जो निजी निवेश है, उस निजी निवेश क्या करना है, निजी निवेश सुनिश्चित करना है और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना है। जो निजी निवेश है, निजी निवेश को क्या करना है, सुनिश्चित करना है, और जो रोजगार है, रोजगार के अवसर को क्या करना है, रोजगार के अवसर को क्रिएट करना है। निजी निवेश को बढ़ाना है और रोजगार के अवसर को, रोजगार के अवसर को, रोजगार के अवसर को क्या करना है, बढ़ाना है।
साथ ही साथ वैसे परिधान को खत्म करना है, वैसी सब्सिडी को खत्म करना है, वैसी सब्सिडी को खत्म किया जाए जिससे अब तक कोई आर्थिक या फिर सामाजिक लाभ ना रह जाए, जिसमें कोई सामाजिक या आर्थिक लाभ ना हो रहा हो या उसका ना लाभ रह जाए, वैसी सब्सिडी को खत्म कर दो। परिधान का दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से जो लाभ का प्रत्यक्ष हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और ये नो डाउट सरकार ने अपने पहले मतलब सेशन में, पहली उस पे इनिंग में और दूसरी इनिंग में, दोनों में इसमें इस क्षेत्र में बढ़िया काम किया है। तो जहां उसने अच्छा काम किया है उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए सबसे अहम भूमिका जो यानी जो परिधान है, सब्सिडी है, इसके ट्रांसफर की सबसे जो अहम भूमिका है वो जनधन के खातों ने निभाई है, वो जनधन के खातों ने निभाई है। राजीव गांधी जी कह रहे थे, राजीव गांधी जी कह रहे थे कि उनका स्टेटमेंट तो पता ही होगा कि जो पैसा है, जो रुपया है, ऊपर से जो सेंट्रल से सेंशन होता है और नीचे 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 पहुंचते पहुंचते वो कितना बहुत कम रह जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है। इसके साथ साथ देखोगे कि बजट प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए, प्रभावशाली बनाया जाए, जैसे कि भारत में शून्य आधार बजट और निष्पादन बजट और परिणाम जो बजट है इसकी भी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। जब मैं कल का या परसों का लेक्चर लूंगा तो बजट, क्योंकि आज बजट आने वाला है, तो वो तो बजट देखो, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में कब पढ़ाऊंगा, ये आपको 15 दिन बाद पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरी हैबिट नहीं है कॉपी पेस्ट करना, ठीक है, और ये मुझसे नहीं होता है, पूरा पढ़ना पड़ेगा और फिर इसके बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बाकी का जो मैं बजट के जो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो कल या परसों की क्लास में मैं लूंगा। इसके साथ साथ और भी कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ और भी कहा गया कि अगर आपको ये अपने राजकोषीय स्वास्थ्य को सुधारना है और राजस्व जो राजकोषीय घाटा है कम करना है, तो कर खर्च में कमी की जा सकती है। क्या है, आप कर खर्च में कमी करो, कर कानून को कठोर और प्रभावशाली बनाओ, ताकि जैसे कि नीरव मोदी जैसे लोग या मेहुल चोकसी जैसे लोग या ये किंगफिशर के मालिक क्या ना विजय माल्या जैसे लोग यहाँ से अरबों रुपया लेकर के और क्या हो जाते हैं, चंपत हो जाते हैं। तो इन लोगों के लिए कोई एक बेहतरीन व्यवस्था होनी चाहिए कि इनको काल पकड़ के घसीट के देश में ही लाओ और इनसे जितनी भी इनकी संपत्ति है वो कुर्क करो। लेकिन ये भी हो पाना मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, क्योंकि आप ही बताओ, आप देखो हमारे देश में ना ये जो नियम और कानून है, डेमोक्रेसी के बाद कभी कभी ऐसी लगता है नियम और कानून सिर्फ लोगों के लिए मिडिल क्लास फैमिली या उससे नीचे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बाकी अपर क्लास फैमिली को रूल लागू नहीं होते हैं, उनके लिए रूल लागू नहीं होते हैं। अगर आप 10 रुपया भी बैंक से लेके चले जाइएगा ना, तो बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं, बैंक के जो एम्प्लॉइज तो नहीं, जो उनके मतलब अथॉरिटीज है या कोई भी, तो आपके जो घर में जाके मतलब समझ लीजिए कि जो आपके दरवाजे पे अगर 10 रुपया भी आप बैंक का वो कर जाइएगा, जो एनपीए हो जाए या फिर फ्रॉड कर जाइएगा, 10 रुपया भी नहीं दीजिएगा ना, तो बैंक आपके जाके दरवाजे में बरसीन बो देगा, बैंक आपके जाके दरवाजे में बरसीन बो देगा। तो ये सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली के लिए लागू होते हैं। बाकी विजय माल्या कब से, हम कितने टाइम हो गया कब से लेके आ रहे हैं, नहीं लेके आ पाएंगे। तो इन्हें पैसा कहां से मिलता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। देखो आप अगर 10 रुपया लेने जाइएगा तो 1000 तरीके का बैंक आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। इन लोगों के लिए तो एक कॉल से पैसा मिलता है, एक फोन से पैसा मिलता है। उनमें अब जो मैंने नेताजी की बात बताई, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण स्वरूप बताया था, तो इनकी 2 करोड़ से 102 करोड़ या 400 करोड़ अगर अचानक 5 सालों में बढ़ गई, ठीक है, अनपढ़ नेताजी की अगर 5 साल में अचानक इनकम बढ़ गई तो कहां से बढ़ गई? अरे भैया इसी फोन कॉल से बढ़ गई। आप समझते नहीं हो कि अगर मेरे पास अथॉरिटी है, पावर है, तो मैं फोन करूंगा बैंक में और बोलूंगा कि फला आदमी आ रहा है, फला आदमी को इतना रुपया सैंक्शन कर दो, दे दो। फिर उससे क्या है, पैसा वो दे दिया तो मुझे भी तो उसमें थोड़ा बहुत मिलेगा ना। वही चीज हो रही है, वही चीज हो रही है। तो ये भी समस्या है। तो इसको भी कर पाना ये थोड़ा सा मुश्किल है। आप लाख कठोर नियम बना दीजिएगा, क्योंकि जो नियम कानून आप ही तो बना रहे हो ना पार्लियामेंट में बैठे। और अगर नियम कानून आप ही बना रहे हो, आप ही लागू कर रहे हो, आप ही के पास लेजिस्लेचर है, आप ही के पास एग्जीक्यूटिव है, और कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है वो तो आप देख ही रहे हो, है ना, मैं उसमें भी कोई कमेंट या टिप्पणी नहीं करूंगा। तो सब आप ही के पास है।
तो अगर आप ही ऑब्वियस है कि आप उसका तोड़ जानते हो, उसको कैसे क्या करना है, तो ये तो सिर्फ उस आपसे नीचे वालों के लिए है, बाकी ऊपर तो कहाँ ये सब लागू होता है। खैर छोड़िए इसे। तो इसमें से जो कर की व्यवस्था को बहुत सरल बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ कर के दर को ना बढ़ा करके कर के आधार को विस्तार किया जाना चाहिए। कर के दर को मत बढ़ाओ, कर के आधार को बढ़ाओ। ये क्या है इसका मतलब? आधार का कि इसमें से ज्यादा लोग शामिल हो जाएं, बल्कि ये ना हो कि एक व्यक्ति पर इसका भार ज्यादा पड़े। जैसे कि दर मतलब ये है कि अगर 5 लाख पे 5% है, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन में बताऊंगा, तो 5% है 5 लाख पे, तो आप ये मत करो कि 5 लाख पे से 7% करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों की इनकम बढ़ाओ। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग इस दायरे में आएंगे, इस दायरे में आएंगे तो लोग क्या करेंगे, उसी में से टैक्स देंगे। तो आपको इसका आधार बेस क्या करना है, आधार को बढ़ाना है, ठीक है, आधार का विस्तार करना है, ना कि दर का। वही साथ ही साथ जीएसटी, डिमोनिटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण इत्यादि जैसे इत्यादि भी राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान कर सकते हैं, लेकिन जब कब करेंगे, जब किसी भी चीज का जो निर्णय है वो सोच समझकर लिया जाए, चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो विमुद्रीकरण हो। ये नो डाउट पहले सब हर एक व्यक्ति, भारत देश का हर एक व्यक्ति इन सारी चीजों के बारे में सपोर्ट कर रहा था। हमने अपने बहुत मानव संसाधन भी खोए विमुद्रीकरण के दौरान, बहुत हमने मानव संसाधन खोया, बहुत लोग मारे गए, लेकिन फिर भी लोग सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब आप देखो डिमोनिटाइजेशन के दिन हर एक इसमें कोई जो होमवर्क किया जाना था वो हुआ ही नहीं, होमवर्क किया जाना था वो हुआ ही नहीं। और आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो ये कह रहे थे कि टेररिस्ट ग्रुप समाप्त कर देंगे इससे, मतलब इनका गवर्नमेंट का तो एक ये भी कहना था। और नया नोट जो कि 2-2 हजार, हम लोग लाइन लगा के 2-2 हजार रुपया कलेक्ट कर रहे थे, और एक आतंकवादी समूह के कुछ लोग मारे गए थे, तो उनके पास मतलब कई लाख रुपया 2-2 हजार की गड्डी 2-2 हजार का नोट मिला था। तो कहां से पहुंचा? तो हमें कहीं ना कहीं जो ये लीकेज है, ये क्या है, लीकेज है। ये लीकेज देखो, ये लीकेज कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की वजह से नहीं है, तो हमारी जो सिविल सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है, अन्यथा ये संभव नहीं है, इसको नहीं फिर क्योर किया जा सकता है। तो आपने यहां तक ये चीजें देखा, फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो ये तो आपने देख लिया कि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण है जो, इसमें से ये सारी चीजें हैं, ये आपकी इस पे से सारी चीजें मेंशन हैं इसमें से, ठीक है। और ये क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसमें सारी चीजें डिटेल से मेंशन है जो कि मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। मैं लास्ट में आपको ये क्या कर दूंगा कि इसी के साथ आपको परेशान नहीं होना है, मैं आपका इसमें वो करवा दूंगा, रिवीजन भी करवा दूंगा। तो देखो, जो बजट 2017-18 के संदर्भ में कुछ संशोधन किए गए, बजट 2017-18 में कुछ संशोधन किए गए। आप सोच रहे होंगे कि सर बजट 17-18 का क्या ताल्लुक है, क्या संशोधन किए गए? ये काफी मेजर चेंजेस थे, ये काफी मेजर चेंजेस थे, तो इनको पढ़ना है। अभी का जो इकोनॉमिक सर्वे रिसेंट और जो आज बजट आ रहा है, इसके बारे में हमें डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा 15 दिन बाद, क्योंकि इसको सारी चीज स्टडी खुद करना पड़ेगा और फिर डिटेल से पढ़ाऊंगा। लेकिन ये चैप्टर उसी से संबंधित है, जब तक इस चैप्टर के नहीं समझोगे तो ये बजट समझ नहीं आएगा। तो पहली चीज देखना है कि देखो होता क्या था इसमें से संशोधन, जो बजट 2017-18 में कुछ संशोधन हुए। बजट प्रस्तुत करने की तिथि 1 माह पहले कर दी गई। जो बजट है वो फेब के, जो फरवरी था, तो फेब के लास्ट वीक में वो प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब ये फर्स्ट वीक में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि आज, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब जो नियोजित और गैर नियोजित व्यय की गणना भी खत्म कर दी गई 2017-18 के बजट में। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 15 में जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग लाया गया। क्या है? नीति आयोग लाया गया। तो अब प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत नियोजित व्यय होते थे और गैर नियोजित व्यय होते थे, इसकी गणना करी जाती थी। इस वजह से इसकी गणना अब वो खत्म है, तो ऑब्वियस है ये खत्म स्वतः हो जाएगा। साथ ही साथ 2017-18 के जो बजट आता है, तो इसमें रेल बजट का विलय आम बजट के साथ कर दिया जाता है। पहले ये अलग अलग होता है, फिर इनका मर्जर कर दिया जाता है, फिर इनका मर्जर कर दिया जाता है।
ठीक है। तो चलो देखते हैं कि जो बजट प्रस्तुत करने की तारीख में परिवर्तन के क्या कारण है। कुछ तो कारण होंगे, ऐसा तो नहीं कि सरकार का मन कर गया और सरकार क्या करती कि सरकार का मन किया और सरकार ने बदल दिया। तो जी हाँ, ऐसा नहीं है। तो बजट प्रस्तुत करने की तारीख में जो तिथि में क्यों परिवर्तन किया गया, आपको ये उदाहरण से स्वरूप समझने की कोशिश करिएगा। हाइलाइटर का मैं यहाँ प्रयोग करता हूं। देखो, भारत में जो बजट है, जो आम बजट है, संसद में फरवरी के अंतिम दिनों प्रस्तुत किया जाता था। वही मैंने बताया, फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में इसको प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, लेकिन इसके माध्यम से ही सरकार अपने व्यय के लिए संचित निधि से धन प्राप्त करती है। जो अभी संचित निधि भी बताऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना है। तो सरकार क्या करती थी कि अपने एक्सपेंडिचर के व्यय के लिए संचित निधि से क्या करती थी, ये धन प्राप्त करती थी। तो बजट की प्रस्तुति के बाद संसद में इसको पारित होने में करीब यानी 1.5 महीना, करीब 8 से 10 सप्ताह लग जाता था। 8 से 10 सप्ताह लग जाता था। अब जो बजट है आप देखोगे तो ये जाके कब पारित हो पाता था, ये मतलब फाइनली जो मई या फिर जून के महीने में ये पारित हो पाता था। तो ये जो बीच का टाइम है, और हमारा जो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से हो जाती है। तो फिर 1 अप्रैल और फिर मई, यानी अप्रैल के बाद मई, तो आप देखो बजट तो पारित होते होते जून मई जून तक चला गया। तो इन 1.5 या 1 माह का पैसा कहां से आएगा? अगर बजट ही पारित नहीं हुआ है तो सरकार को बजट के ही माध्यम से पैसा मिलता है, सेंक्शन होता है। तो 1 माह के लिए सरकार कहीं ना कहीं ऑफ बजटिंग करने लगती थी। ऑफ बजटिंग करने लगती थी। ऑफ बजटिंग का मतलब यही कि जैसे कि सरकार किसी भी माध्यम से पैसा लेके आती थी, जैसे कि मान लो कि विनिवेश कह रहा हूं, वो नहीं, बल्कि सरकार क्या पैसे करती थी कि कोई प्राइवेट एजेंसी को बेच दे, ठीक है, साथ में, या फिर वो कोई भी कई सारी चीजें होती थी। तो सरकार दूसरे हैंड से यानी ऑन दी अदर हैंड से पैसे प्राप्त करती थी। अब वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के पहले 2 महीने के व्यय को पूरा करने के लिए जो संचित निधि है, जो कंसोलिडेटेड फंड, ये संचित निधि, तो इससे धन प्राप्त करने के लिए एक वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान पारित करना पड़ता था। ये तभी पैसा प्राप्त हो जाता था। तो ये समस्या, एक बड़ी समस्या उभर के आने लगी। इस समस्या से बचने के लिए ही क्या किया गया कि इसकी जो तारीख है वो जो परिवर्तित कर दी गई, चेंज कर दिया गया। अब वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होते ही बजट क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। तो अब सरकार को वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से पैसा प्राप्त नहीं करना पड़ेगा। और सरकार का जब तक ये पारित होगा अप्रैल तक, देखो अभी ये प्रस्तुत किया गया, तो ये बजट कब तक, अप्रैल के आसपास तक ये पारित हो जाएगा। बजट अप्रैल के आसपास तक पारित हो जाएगा। तो अब सरकार को संचित निधि से जो वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वजह से इसका जो फरवरी में क्या किया, मतलब 1 माह चेंज कर दिया गया, जो डेट है उसको 1 माह पहले कर दिया गया। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो थोड़ा सा इसको और मैं समराइज करने की कोशिश करता हूं, जरा ऐसा समझो। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे समझो आप। आखिर क्या वजह थी, आखिर क्या वजह थी कि जो बजट फेब के लास्ट वीक में, फेब के लास्ट वीक में, लास्ट वीक में क्या होता था, पारित होता था। वो फेब के फर्स्ट वीक में क्या है, फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक में क्या हो गया, पारित होने लगा है। जो लास्ट वीक में होता था वो फर्स्ट वीक में पारित होने लगा। क्या कारण है, कुछ तो कारण होगा। तो जी हाँ, जरा यहाँ पे फोकस करना है। होता क्या था कि देखो, जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये जाके वीक में, मतलब ये लास्ट वीक पारित हुआ, ठीक है, यानी फेब के, तो इसको ये मतलब प्रस्तुत हुआ, सॉरी, ये प्रस्तुत होता था, है ना, प्रस्तुत हुआ। तो जाके पारित होने में करीब इसको 2 महीना या 8 से 10 सप्ताह लग जाते थे। जाके मई जून में क्या होता था, पारित होता था। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट है, ध्यान से सुनिएगा, 1 अप्रैल से, और ये जाके मई जून में पारित होता था। तो इसके बीच करीब 1 माह का टाइम लग जाता था। तो सरकार को अब खर्चे के लिए कहां से पैसा लेती है, तो कंसोलिडेटेड संचित निधि से, संचित निधि में वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान के माध्यम से पैसा प्राप्त करना होता था। वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं, लेखानुदान के माध्यम से पैसा प्राप्त करना होता था। यह सरकार ऑफ बजटिंग करती थी, ऑफ बजटिंग करती थी, ठीक है, ऑफ बजटिंग करती थी।
ऑफ बजटिंग बताऊंगा, ये इकोनॉमी का टर्म्स है। मतलब ये समझो कि सरकार के पास बजट नहीं है, सरकार कोई भी दूसरे माध्यम से, जैसे कि विनिवेश के माध्यम से, निजीकरण के माध्यम से, या कुछ भी ऐसे करके पैसा उठाए, इसको ऑफ बजटिंग कहा जाता था। सरकार ऑफ बजटिंग करती थी। तो ये जो समस्या है एक माह का समस्या, खर्च के लिए पैसे नहीं बचते थे, इसके लिए क्या किया गया कि सरकार ने क्या कर दिया कि एक माह इसकी तारीख को पहले कर दिया, कि अब क्या करेंगे कि जो फेब के फर्स्ट वीक में ये प्रस्तुत करेंगे, धीरे धीरे 8-10 सप्ताह में ये क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। तो हमें वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा जब बजट से ही हम पैसे क्या कर सकेंगे, जो बजट है। तो बजट जब तक ये यानी 1 अप्रैल आते आते जो फाइनेंशियल ईयर की जो स्टार्टिंग है, यानी 1 अप्रैल आते आते जो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा, बजट धीरे से मतलब बजट के माध्यम से हम पैसे प्राप्त कर सकेंगे। तो ये सारी चीजें इस वजह से हम जो तारीख है यानी एक माह परिवर्तित कर दी गई, पूर्व कर दी गई, परिवर्तित करके एक माह पूर्व ला दी गई, एक माह पूर्व। अब इस वजह से फेब के फर्स्ट वीक में पारित होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। समझ में आया कि क्या कारण था? तो यहां तक आपने चीजों को देखा। अब दूसरा है कि नियोजित और गैर नियोजित, जो प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की जो गणना है, इसकी गणना क्यों खत्म कर दी गई? तो जरा देखना, भारत में सरकार के व्यय को राजस्व व्यय और पूंजी व्यय में वर्गीकृत किया गया। जो सरकार का जो व्यय है वो एक राजस्व व्यय और पूंजी व्यय में वर्गीकृत किया गया है। आपको भी पता है, पढ़ाया भी मैंने कि राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजी व्यय क्या होता है। तो देखना है इसमें साथ साथ वह व्यय जो नियोजित और गैर नियोजित व्यय में वर्गीकृत किया जाता था, ये तो होता ही था, लेकिन साथ में सरकार एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में वर्गीकृत क्लासिफाई करती थी। लेकिन नियोजित व्यय वैसे व्यय हुआ करते थे जो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत हुआ करते थे, मतलब 5 वर्षों के लिए प्लान करते हुए ये नियोजित व्यय के माध्यम से उसमें पैसा सैंक्शन किया जाता था। ठीक है। अब सरकार ने जो कुल व्यय में मात्र 20% के आसपास जो व्यय होता था, वो नियोजित व्यय 20% के आसपास ही नियोजित व्यय हुआ करता था, और बाकी का अनप्लान्ड क्या होता था, यानी नॉन प्लान्ड या अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर या गैर नियोजित व्यय होते थे। तो अब इसमें से जो नियोजित व्यय की बात करें और या गैर नियोजित व्यय की अगर बात करें, तो जो नियोजित व्यय है, अब इसकी गणना, इसका कैलकुलेशन एक तरीके से मतलब अर्थहीन हो गया है, कोई महत्व नहीं है। क्यों? 5 ईयर प्लान भी तो समाप्त हो गया ना, तो 5 ईयर यानी योजना आयोग के खत्म होने से ये क्या हो गया, अर्थहीन हो गया। तो ऑब्वियस है कि इसको क्या किया गया, इसी के चलते जो प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर हैं, गैर योजनागत और योजनागत जो व्यय हैं, इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसकी जो प्रासंगिकता है, जो रेलिवेंसी है, वो स्वतः समाप्त हो जाती है। तो इस वजह से 14वां वित्त आयोग इसको खत्म करने का सुझाव देता है, और इस बजट में इसकी गणना को क्या कर दिया गया, 2017-18 के बजट में इसकी गणना को समाप्त कर दिया गया। तो अब समझ में आया कि इसकी गणना को क्यों समाप्त कर दिया गया है। तो एक ये भी कारण था। अब आपको देखना है कि रेल बजट, आम बजट और रेल बजट का जो मर्जर है वो क्यों किया गया। ये समझ में आ गया। अब देखना है आपको कि रेल बजट और आम बजट का विलय क्यों किया गया, विलय मर्जर क्यों किया गया। यहां कल मैं यहां पढ़ाऊंगा, यहां से कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले कुछ चीजें और देखो आप, वही इसको हाईलाइट करके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप यहाँ से क्वेश्चन क्योंकि स्किप कर जाते हैं, बहुत सारे एजुकेटर टीचर नहीं पढ़ाते हैं। देखो, नियोजित व्यय और गैर नियोजित व्यय की गणना को खत्म करने का कोई और बड़ा रीजन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था। भारत सरकार के 2 व्यय होते हैं, एक राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है। इसके साथ साथ पहले एक साथ में 2 और व्ययों का मतलब जो कैलकुलेशन हुआ करता था, कैलकुलेटिंग हुआ करती थी, कैलकुलेशन होता था। एक नियोजित व्यय और दूसरा गैर नियोजित व्यय। इसको भी मतलब गैर नियोजित व्यय और नियोजित व्यय में क्लासिफाई किया जाता था, ठीक है ना। इसके चलते आप देखोगे जो नियोजित व्यय वैसा व्यय होता था जो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत तय किया जाता था।
परंतु सरकार के कुल व्यय में मात्र 20% के आसपास ही नियोजित व्यय हुआ करता था। बाकी रेस्ट ऑफ अमाउंट 80% नॉन मतलब 80% वो गैर नियोजित व्यय होता था। तो गैर नियोजित जो नियोजित व्यय की जो गणना है वो अर्थहीन हो जाती है, क्योंकि जो योजना आयोग को खत्म कर दिया गया तो इसकी प्रासंगिकता रिलीवेंसी खत्म हो गई। तो इस वजह से 14वां वित्त आयोग ने इसको खत्म करने का सुझाव दिया और इस बजट के अंतर्गत जो 16 यानी 17-18 का बजट है, 2017-18 का बजट है, इसमें इसको क्या कर दिया गया, इसकी जो कैलकुलेशन इसकी गणना है, इसका कैलकुलेशन है, क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। सो दिस इज प्लान एंड अनप्लान एक्सपेंडिचर। ये समझ आ गया आपको। अब देखो बजट प्रस्तुत करने की तारीख भी मैंने बताई दी है कि बजट प्रस्तुत करने की तारीख में क्यों परिवर्तन किया गया, क्या कारण थे, ये भी आपने देख ही लिया है। इसके साथ साथ जो ये राजकोषीय सुदृढ़ीकरण है, बस 5 मिनट में इसको रिवाइज करवा देता हूं। मेंस में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाता है, यही लाग लपेट के मेंस में यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि देश ये सबसे इंपॉर्टेंट सब हेडिंग्स है, इस वजह से इसमें फोकस कर रहा हूं। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। जब एक देश की सरकार अपने राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से प्रयास करती है, तब इसको राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। इसके अंतर्गत सरकार अपने आय को बढ़ाने का प्रयास करेगी और अपने व्यय को प्रबंधित करने का प्रयास करेगी। तो राजकोषीय स्वास्थ्य में यदि राजस्व घाटा ज्यादा होता है, तब इससे एक चीज का आइडिया लगता है कि आपका एक्सपेंडिचर जो व्यय है, उपभोग है, वो ज्यादा है। तो इससे आप देखोगे कि जो राजस्व प्राप्तियां और उपभोग को पूरा करने में सरकार ऑब्वियस है क्या हो जाएगी, असमर्थ हो जाएगी। तो इससे उपभोग के उद्देश्य से जो ऋण लिया जा रहा है वो धीरे धीरे राजस्व घाटा में क्या हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा। अब मान लो कि यदि राजस्व घाटा ना हो या शून्य हो, तब देश में राजकोषीय घाटे से देश जो है वो राजकोषीय घाटे की समस्या होगी, उससे ग्रसित होगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि राजस्व घाटा शून्य है, इसका मतलब ये है कि जो घाटा है वो पूंजी निर्माण के उद्देश्य से हुआ है, इसकी कोई न कोई पूंजी निर्माण करी गई होगी, इससे कोई समस्या नहीं है। जो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का जो स्वर्णिम नियम है वो क्या कहता है कि अगर आपका पूंजी निर्माण जो है, पूंजी निर्माण के माध्यम से आप घाटा अगर आपका बढ़ा है, अर्थात राजकोषीय घाटा बढ़ा है, तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपका राजस्व घाटे को आपको एनी हाउ करके जो स्वर्णिम नियम है ये कहता है शून्य लेके आना है। अगर ये ठीक है, शून्य है, तो कोई समस्या नहीं है अगर राजकोषीय घाटा बस बढ़ा है। तो आप देखोगे पूंजी निर्माण के उद्देश्य से वो कई सारी चीजें, मतलब आप ये कह सकते हो कि इसके उद्देश्य से यदि सरकार का जो घाटा सामान्य से ज्यादा भी हो जाए तो समस्या नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। तो जैसे कि कुछ जो असर पड़ेगा, मतलब पूंजी निर्माण के उद्देश्य से, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर पूंजी निर्माण के उद्देश्य से घाटा बढ़ रहा है, राजकोषीय घाटा, तो समस्या नहीं है। लेकिन अगर सरकार के घाटे में से राजस्व घाटा है तो समस्या है। क्या समस्या है? देश की जो संप्रभु साख है वो डिक्लाइन करेगी, प्रभावित होगी। तो देश पर जो ऋण है, ब्याज, वो स्वतः बढ़ जाएगा। अगर क्रेडिट बढ़ जाएगी तो सरकार को महंगा ऋण मिलेगा। अब महंगा ऋण मिलेगा तो ब्याज का भार से सरकार पर भार ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जो भार है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे विदेशी निवेश भी भारत में आने से कतराएगा और इसके कारण जो विकास का भी उद्देश्य है सरकार उसको करने से असमर्थ हो जाएगी, विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके चलते आप ये सारी चीजें देखा। अब देखो एनके सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन थे कि 2023 तक जो राजकोषीय घाटा है इसको 2.5 तक लाने का सुझाव देते हैं। साथ ही भारत में कई और भी मूलभूत कारण हैं जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, उच्च रहता है। कैसे कि जैसे प्राप्तियां सामान्य से कम रह जाती हैं और जो एक्सपेंडिचर है वो सामान्य से ज्यादा हो जाता है, तो घाटा स्वतः बढ़ जाएगा। तो जो घाटा है राज्य और केंद्र सरकार का वो जीडीपी का 70% है, इसको घटा करके 60% लाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इसके क्या कारण है कि घाटा बढ़ा? तो आजादी के उपरांत निजी निवेशकों की अनुपस्थिति के कारण सरकार को भी इन्हीं की भूमिका निभानी पड़ी और औद्योगिकरण को पुल करने के उद्देश्य से पूंजी निवेश करना पड़ा। तो औद्योगिकरण का मुख्य उद्देश्य यहाँ लाभ कमाना नहीं रह गया, बल्कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और बुनियादी निर्माण में भी सरकार अपनी भूमिका में सर्वाधिक रही। तो इसके चलते देश में जो आर्थिक असमानता और वंचन के कारण सरकार का जो राजस्व है इसको कम करने के लिए, आर्थिक असमानता को कम करने के लिए, वंचन को कम करने के लिए सरकार ने ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया।
ज्यादा प्राप्तियां तो थी नहीं, तो सरकार ने ज्यादा पैसा बाहर से लेके आई और पैसा लगाया, उपभोग किया, तो राजस्व व्यय क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसको कम करने के लिए कुछ उपाय सुझाए गए, इसको कम करने के लिए कुछ उपाय सुझाए गए। क्या कहा गया इसमें से कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं इनको कम कर दो, परिधान जो है सरकार का वैसा परिधान जिसका कोई बहुत मतलब लाभ ना रह गया हो तो उसे कम कर दो, और जबकि सरकार की जो कर से प्राप्तियां हैं वो सामान्य रह जाती हैं, इसके चलते भी कुछ चीजें कहा गया कि आपको अपना एनी हाउ करके जो कर है वो बढ़ाना है, कर के दर को बढ़ाना, कर के सारी दर को नहीं बल्कि कर के आधार को बढ़ाना है। सो ये सारी चीजें रही हैं, ठीक है। इसमें से कुछ और आपको रिकमेंडेशंस मैंने अपने इसी लेक्चर में बताया है क्या क्या रिकमेंडेशंस रहे हैं और कैसे राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से क्या क्या किया जाने का निर्देश दिया गया, ये सारी चीजों को मैंने डिस्कस किया है। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम जल्दी।